एवरीवन, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के सेशन में मैं लेके आई हूं आप सभी के लिए क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान में भूगोल का एक चैप्टर जो कि है संसाधन एवं विकास। ये भूगोल का चैप्टर नंबर 1 है और आज हम करने वाले हैं आज चैप्टर नंबर 1 का क्विक रिवीजन। जी हाँ, मात्र 15 मिनट में पूरे चैप्टर का क्विक रिवीजन कराया जाएगा। ये चैप्टर पहले 3-4 पार्ट में पढ़ाया जा चुका है, उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वन शॉट रिवीजन और साथ ही साथ इसका क्रैश कोर्स भी हो चुका है। क्रैश कोर्स में भी ये चैप्टर विद सॉल्यूशन करा दिया है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां जाके आप बहुत डिटेल में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संसाधन एवं विकास का मात्र 15 मिनट वाला क्विक रिवीजन। तो फटाफट से आप सभी जो है आज के सेशन को जल्दी से जल्दी लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट से अपन। तो संसाधनों का विकास है चैप्टर का नाम। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। देखें भाई, स्पीड में देखें। हाँ जी, संसाधन को जो है 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहला है यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन और दूसरा प्रकार है यहाँ पर मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो प्राकृतिक संसाधन के वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला है भाई साहब नवीकरणीय योग्य संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अब नवीकरणीय योग्य संसाधन किन संसाधनों को कहेंगे? नवीकरणीय योग्य संसाधन उन संसाधनों को कहा जाता है जिनको एक बार प्रयोग कर लेने के पश्चात पुनः उपयोग में लाया जा सके, यानी कि जिनको बार बार उपयोग हम कर सके। और अनवीकरणीय संसाधन उन संसाधनों को कहते हैं जिनको एक बार प्रयोग कर लेने के पश्चात आप दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। ये संसाधन एक बार प्रयोग कर लेने के पश्चात खत्म हो जाते हैं, जिन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन कहा जाता है। ठीक है, अब देखें नवीकरणीय योग्य संसाधन में भी कुछ प्रकार बांटे गए हैं, तो इनके भी प्रकारों को जान लेते हैं। तो ये देखें, सतत अथवा प्रवाह संसाधन जैसे कि पवन और जल हमेशा बने रहते हैं। और उसके बाद इसमें है जैव संसाधन को भी 2 भागों में बांटा है। पहला बांटा है इनने प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा बांटा है इनने वन्य जीव में। ठीक है, फिर उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन को भी इन्ने प्रकारों में बांटा है। तो अनवीकरणीय संसाधन के 2 प्रकार हैं, पुनः चक्रीय जैसे कि धातु यानी कि पुनः चक्रण के द्वारा उन्हें पुनः प्रयोग में लाया जा सके, और अचक्रीय जैसे कि जीवाश्म ईंधन। ठीक है यानी कि जिनका पुनः चक्रण ना किया जा सके, जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला एक बार जल गया पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, ये बात हो गई प्राकृतिक संसाधनों की। अब हम बात करेंगे मानवीय संसाधनों की। तो मानवीय संसाधनों को भी 2 प्रकारों में बांटा है। पहला प्रकार है संरचनाएं एवं संस्थाएं और दूसरा प्रकार है मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर संसाधन। तो ये रही बात अपने संसाधनों के वर्गीकरण की। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, ठीक है 2 भागों में बांटा गया था। फिर प्राकृतिक को भी 2 भागों में बांटा, नवीकरण अनवीकरणीय को भी 2 भागों में बांटा और मानवीय संसाधन को भी हमने 2 भागों में बांटा। इस तरीके से अपने संसाधन के ये हो गए भाई प्रकार या संसाधनों का वर्गीकरण। अब देखें सतत पोषणीय विकास। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास संसाधन भाई सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तो हमें संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग करना है कि हम उन संसाधनों का उपयोग करें, साथ ही साथ हम उन संसाधनों का प्रयोग हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां, आगे आने वाली सारी जनरेशंस भी उन संसाधनों का उपयोग कर पाए, यानी कि संसाधनों के सीमित दोहन की बात यहाँ पे कही गई है। अब देखें, संसाधन का ऐसा विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की निर्भरता हो, उन संसाधनों पर वर्तमान पीढ़ी भी निर्भर है, साथ ही साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी तरीके से बनी रहें। इसे ही हम कहते हैं भाई साहब क्या? सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ये बात हो गई अपनी सतत पोषणीय विकास या सतत धारणीय विकास की बात। अब बात करेंगे हम दूसरी एजेंडा 21 की। क्या बात करेंगे? एजेंडा 21 की। देखिए एजेंडा 21 क्या है। तो 1992 में, कब? 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में। कहां पर?
1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के तत्वाधान में, कहां पर 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में किसके तत्वाधान में? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों ने एजेंडा 21 को मंजूरी दी थी। तो 1992 में विश्व पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था, जहां पर एजेंडा 21 को महत्व दिया गया था। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या आता है? तो इसका उद्देश्य समान हितों, धार्मिक आवश्यकताओं एवं अमूर्त उद्यमों द्वारा विश्व सहयोग के द्वारा नुकसान और गरीबी से राहत पाना इसका एकमात्र उद्देश्य है। उसके बाद देखें भारत में संसाधनों का नियोजन, यानी कि भारत में संसाधनों का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो देखें भाई, समझने की कोशिश करिए। बुनियादी विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना में टेक्नोलॉजी, कौशल और सिद्धांतों का ध्यान रखा जाए। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन एक प्रमुख लक्ष्य, यानी कि हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग किस तरीके से किया जाए, इसके लिए कुछ योजनाएं बनाई गई, जिसे ही भारत में संसाधन का नियोजन के रूप में हम जानते हैं। उसके बाद देखें भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। पहली बात देखें तो पूरे देश के अलग अलग प्रोटोटाइप की पहचान कर उनके लिए डेटा बनाना, कहां पर कौन सा खनिज संसाधन उपलब्ध है उसकी पहचान करना और कितनी मात्रा में उपलब्ध है उसका डेटा, यानी कि आंकड़ा बनाना। ठीक है। दूसरी बात करें, उपयुक्त कौशल, टेक्नोलॉजी और मूर्ति कला का सही उपयोग करते हुए आधारभूत ढांचा तैयार करना और संसाधन और विकास योजनाओं के बीच सही तालमेल बैठा के रखना। इस तरीके से भारत में संसाधनों का नियोजन किया गया है। उसके बाद देखिए संसाधनों के संरक्षण की बात आती है, तो जल, भूमि और वनस्पति का प्रबंधन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि भावी पीढ़ी का ध्यान भी रखा जाए, यानी कि संसाधनों का संरक्षण हम तो उपयोग करें लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों का संरक्षण किया जाए। उसके बाद हम पहले संसाधन भू संसाधन के बारे में जानते हैं। भू संसाधन यानी कि पृथ्वी, यानी कि भूमि। ठीक है, तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति, पशु जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित होती हैं। ये सारे काम कहाँ होते हैं? इन सारी चीजों को हम कहाँ देखते हैं? भूमि पर ही देखते हैं। और भूमि एक सारगर्भित स्रोत है, इसलिए हमें इसका उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी चीजें और अन्य चीजें पृथ्वी पर, भूमि पर ही पाई जाती हैं। भूमि पर ही इनका जीवन संभव हो पाता है। तो ये बात हो गई अपनी भू संसाधन के बारे में। अगली बात करें, देखें भाई सामान्य भू उपभोग संवर्ग 1960-61 और 2014-15 की बात करें तो यहाँ पर आपको इस पाई चार्ट के माध्यम से कुछ प्रतिशत दर्शाया गया है कि कितने कितने प्रतिशत भूमि किस चीज के लिए 1960-61 में उपलब्ध थी और वर्तमान में यानी कि 2014-15 तक उस भूमि का क्या हुआ, यानी कि कितने प्रतिशत भाग पर क्या क्या है। ये सारी बातें आपको बताई गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा भूमि हमें दिखाई देती है गैर कृषि प्रयोजनों के अंतर्गत दिखाई देती है। 45.26% थी पहले और अब 45.5% है। वहीं पर वन है भाई 18.11% और अब है 23.3% पर। इसी तरीके से अन्य आंकड़े भी दर्शाए गए हैं, तो उनको भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद देखें भारत में भूमि स्रोत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। भारत में भूमि स्रोत यानी कि कितने प्रतिशत भूमि पर क्या क्या है, इस बारे में बताया गया है। तो लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। यहाँ पे देखें भाई मैदान 43% है, जो कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए प्रयासरत है। मैदान किसके लिए? कृषि और उद्योगों के लिए है। उसके बाद लगभग 30% भू क्षेत्र पर पर्वत स्थित हैं। ये देखें 30% पर पर्वत, ठीक है, 30% पर पर्वत स्थित हैं, जो जंगलों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं तथा पर्यटन विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान करते हैं और महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखें लगभग 27% भाग खनिजों, वनों और वनों का और खनिजों का और वनों का विशाल भंडार है। तो 27% देखें 27% पर अपने आ जाते हैं क्या? पठार आ जाते हैं। क्लियर हो गई बात भारत में भूमि स्रोत की कि 43% पर जो है अपने मैदान है, 27% पर पठार है और 30% पर जो है अपने पर्वत है। उसके बाद देखें फटाफट से आगे भू उपयोग की बात करें तो भौगोलिक प्रक्रिया जिसके अनुसार भूमि का प्रयोग विभिन्न आर्थिक खंडों के लिए किया जाता है, यानी कि विभिन्न आर्थिक
क्रियाओं के लिए कितनी कितनी भूमि का कैसे प्रयोग किया जाता है। तो भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्व कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है वन। वन क्या है? पौधे से आच्छादित एक विशाल क्षेत्र, पौधों से ढका हुआ विशाल क्षेत्र है। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, यानी कि जो भूमि कृषि कार्य के लिए नहीं है। बंजर तथा कृषि योग्य भूमि, गैर कृषि परियोजनाओं में निकाली गई भूमि, जैसे निर्माण के लिए, सड़क के लिए, उद्योग के लिए। उसके बाद देखें परती भूमि की बात करें। परती भूमि की बात करें तो वर्तमान परती भूमि जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो। कैसी भूमि? जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, उसे परती भूमि कहा जाता है। उसके बाद देखें अन्य परती भूमि। अन्य परती भूमि किसे कहते हैं? जहां 1 से 5 वर्ष से खेती नहीं की गई हो। वो भूमि जहां 1 से 5 वर्ष तक खेती नहीं की गई हो। फिर देखें अन्य कृषि योग्य भूमि। अन्य कृषि योग्य भूमि में क्या देखने को मिलता है? अन्य गोचर भूमि, विविध वृक्ष तथा उपवन के अधीन भूमि, यानी कि बगीचों के अधीन भूमि। कृषि योग्य बंजर भूमि जो 5 वर्ष या उससे अधिक से खाली हो। और उसके बाद शुद्ध बोया गया क्षेत्र की बात करें। शुद्ध बोया गया क्षेत्र की बात करें तो एक वर्ष में कृषि में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को क्या कहा जाता है? शुद्ध बोया गया क्षेत्र कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये हो गई भाई भू संसाधन के बारे में बातें। अब हम जानेंगे भू निम्न उत्पादन के कारण। भूमि में कम उत्पादन क्यों होता है? भूमि निम्न उत्पादन के कारण। तो पहला कारण क्या बनता है भू निम्न उत्पादन का? पहला कारण बनता है अतिचारण, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अगर किसी भूमि की चराई हो रही है, ठीक है, पशुओं द्वारा जिस भूमि की ज्यादा चराई हो रही है तो उस भूमि का निम्नीकरण हो जाता है, यानी कि वो भूमि बंजर हो जाती है। उसके बाद अति सिंचाई। जी हाँ, अगर किसी भूमि पर ज्यादा सिंचाई हो रही है तो जो वहां की उर्वरता होती है, उपजाऊ क्षमता होती है उस मिट्टी की, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ठीक है, तो अति सिंचाई भी क्या है? भू निम्न उत्पादन का कारण है। उसके बाद बात करें हम प्रदूषण की। जी हाँ, प्रदूषण के कारण भी भूमि में निम्न उत्पादन होता है, यानी कि भूमि बंजर होती जाती है। कैसे होती जाती है? जैसे कि मृदा में ज्यादा फसल उगाने के लिए अपन रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फसल तो ज्यादा पैदा होती है लेकिन धीरे धीरे ज्यादा प्रयोग करने से वो भूमि बंजर हो जाती है। ठीक है तो वो मृदा प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है, उसके बाद वनोन्मूलन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को काटा जाना, क्या कहलाता है? वनोन्मूलन। ठीक है, ये सभी क्या है? भू निम्न उत्पादन के कारण है। भूमि की उर्वरक शक्ति के नष्ट होने के कारण है या भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म होने के कारण है। उसके बाद देखें भूमि संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं। भाई जो कारण है उनको उपाय में बदल दो। कैसे बदल दो उनको उपाय में? जैसे कि वनारोपण, वनोन्मूलन किया जा रहा था, ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को काटा जा रहा था, तो वृक्षों को अब भाई ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ज्यादा से ज्यादा उगाओ। उसके बाद पशु चारण नियंत्रण। जी हाँ, पशुओं की चराई पर नियंत्रण लगाया जाए, यानी कि एक ही भूमि पर बार बार चराई ना हो। ठीक है, उसके बाद देखें रक्षक मेखला। जी हाँ, खेत के चारों ओर मेड़ लगाकर, रक्षक मेखला, खेत के चारों ओर इस तरीके की आप बिल्कुल मेड़ बना दें। ठीक है, इस तरीके की खेत के चारों ओर एक मेड़ बना दो और उस मेड़ पर आप जो है कुछ पौधे लगवा दो, तो एक रक्षक मेखला बन जाएगी। ठीक है क्लियर हो रही है बात? इस तरीके से बात हो रही है। ठीक है, फिर नियंत्रण भी लगाया जाए भाई। फिर उसके बाद औद्योगिक जल का विनाश भी करा जाए। औद्योगिक जल का विनाश यानी कि उद्योगों से निकलने वाला जो केमिकल युक्त, रसायन युक्त जो जल होता है उसको पहले शोधन किया जाए और जो गर्म जल होता है उसको पहले ठंडा किया जाए, फिर बाहर बहाया जाए। यानी कि प्रदूषण सहित जल को बाहर ना बहाया जाए। तो औद्योगिक जल का विनाश करके हम जो है भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये बात हो गई भूमि के संरक्षण की। अब हम जानेंगे मृदा संसाधन के बारे में। तो मृदा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और मिट्टी में ही खेती होती है और मिट्टी के कई प्राकृतिक आवास हैं। ये आप देख रहे हैं मिट्टी बनने की संरचना के बारे में, प्रक्रिया के बारे में। सबसे नीचे अपक्षय रहित आधारी चट्टानें होती हैं, उसके ऊपर अधा स्तरीय अपक्षय आधारी चट्टानें होती हैं, उसके ऊपर उपमृदा अपक्षय चट्टानें बालू गाद सिल्ट व मृत्तिका होती है और ये होती है सबसे ऊपर की मृदा, ऊपरी संस्तर की मृदा जिसका हम उपयोग करते हैं, जो हमें दिखाई देती है। मृदा की बात करें तो मृदा के कुछ इस तरीके से प्रकार देखने को मिलते हैं। लाल मिट्टी, मृदा यानी कि मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ काली, वन मरुस्थलीय और लैटेराइट मिट्टी, जिसको हम इस मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखें पर्वतीय और वनीय मिट्टी यहाँ पर दर्शाई गई है।
जलोढ़ मृदा यहाँ पर दर्शाई गई है, इन भागों में दर्शाई गई है। उसके बाद लाल और पीली मिट्टी का क्षेत्र इस तरीके से दिखता है। काली मिट्टी का क्षेत्र मालवा प्रदेश और दक्कन के पठार में दिखता है। ये रहा अपना लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र, ये देखें लैटेराइट मिट्टी का क्षेत्र, और ये रहा शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी जो कि राजस्थान में पाई जाती है। इस तरीके से अपन ने ये भी देख लिया कि मिट्टी कहाँ कहाँ किन क्षेत्रों में पाई जाती है। अब देखें भाई, खादर और बागर में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूं। खादर यानी कि नई जलोढ़ और बांगर यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी। तो खादर क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, जिसकी वजह से यहां पर खेती की जाती है, और बांगर क्षेत्र की मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती है, यहां पर खेती भी नहीं होती है बांगर मिट्टी में। फिर देखें, खादर में समय समय पर बाढ़ आती रहती है और बादर क्षेत्र में बाढ़ नहीं आती है। खादर क्षेत्र में बार बार बाढ़ आने की वजह से यहाँ पर नई मिट्टी मिल जाती है, जबकि बांगर क्षेत्र में पुरानी मिट्टी ही जमा रहती है और नई मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ रहती है। फिर देखें भाई अपर्दन के बारे में। जी हाँ, अपर्दन के क्या कारण होते हैं? अपर्दन यानी कि मृदा का अपनी जगह से हटना, मृदा का कटाव ही मृदा का अपर्दन होता है। तो मृदा का एक तरीके से नष्ट होना, ये एक जगह से दूसरी जगह जाना, उस जगह गड्ढे का निर्माण हो जाना। जैसे कि चंबल की उत्खाद भूमि, चंबल के खड्ड, वहां पर अपर्दन की समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। तो उसके कारण क्या होते हैं? वनोन्मूलन यानी कि वनों का विनाश, वनों का काटा जाना, अति पशुचारण, प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनद और जल। हाँ जी, पवन यानी कि वायु, हिमनद यानी कि बर्फ की नदियां, और जल के द्वारा मिट्टी का ज्यादा से ज्यादा बहाव होना, और खेती के गलत तरीके। इन सब तरीकों से, इन सब कारणों से क्या होता है? अपर्दन की समस्या पैदा होती है। अपर्दन के समाधान भी देख लें भाई साहब। तो पहाड़ों पर सीढ़ी बनाने का काम करने से अपर्दन कम किया जा सकता है। बड़े पैमाने पर भूमि को बांटकर सीमांकन के बीच घास की पट्टियां उगा देनी चाहिए। खेत के चारों ओर के किनारों को कतार में लगाकर एक मेखला बनाई जाए, और अति पशुचारण को नियंत्रित करके मृदा अपर्दन को रोका जा सकता है। तो अपर्दन के समाधान भी अपन ने देख लिए। और अब देखें अविनालिकाएं क्या होती हैं। देखें भाई, वनस्पति की कमी में जब बहता जल, वनस्पति की जहां कमी हो तो बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए वहां गहरी वाहिकाएं बनाए। ये देखें, ये बनी है गहरी वाहिकाएं, ठीक है, गहरी वाहिकाएं बनाए, जिसे क्या कहते हैं? अवनालिका कहते हैं। फिर उत्खाद भूमि की बात करें तो अर्धशुष्क प्रदेशों में स्थित असमान धरातल वाली उच्चस्थ भूमि, जिस पर आकस्मिक तीव्र वर्षा हो जाने से गहरी गहरी अवनालिकाओं की पंक्तियां बन जाती हैं और संपूर्ण भूमि उबड़ खाबड़ हो जाती है। ऐसा अपर्दन भूदृश्य अनेक खड्ड और खाइयां पहाड़ की सतह को काट देती हैं। तो ये बात हो गई भाई उत्खाद भूमि की, कि उत्खाद भूमि किसे कहते हैं। अब वायु अपर्दन की और बात करें, इसके साथ ही वायु अपर्दन क्या होता है भाई? मृदा का अपर्दन जल के बहाव के द्वारा तो हो रहा है, साथ ही साथ वायु के द्वारा भी हो रहा है। कैसे? तो इस प्रकार का अपर्दन वहां होता है, किस प्रकार का? वायु अपर्दन वहां होता है जहां की भूमि मुख्यतः समतल, ठीक है, अनावृत, शुष्क एवं रेतीली होती है, मृदा ढीली होती है। जहां शुष्क भूमि होगी, रेत होगी, मृदा ढीली होगी, उसी को तो हवा उड़ा के ले जाएगी। हवा क्या भारी चीज को उड़ा के ले जा सकती है? नहीं, ठीक है। तो मृदा ढीली, शुष्क एवं बारीक दानेदार होती है, साथ ही वहां वर्षा की कमी तथा हवा की गति अधिक होती है। ऐसे रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु अपर्दन मुख्य रूप से होता है। क्लियर हो गई बात? तो भाई साहब 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट में पूरा रिवीजन मैंने आपका एक चैप्टर का करा दिया है। जी हाँ, 15 मिनट के क्विक रिवीजन में पूरा एक चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, और ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां जाके आप विद सॉल्यूशन डिटेल में ये चैप्टर पढ़ सकते हैं। और अगर आप हमारे डेली के रिकॉर्डेड सेशन और लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो सारी चीजें अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। और ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेलेबल हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, ये भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए कुछ टॉप कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई हिंदी मीडियम, 3 स्टेट बोर्ड को कवर किया जाता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, सीवीटी, एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे कोर्सेज भी एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ एकदम फ्री में उपलब्ध कराए जाते हैं। जी हाँ, और मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में सभी जानते हैं कि ये इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है।
ठीक है। तो मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम, यहां से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस 15 मिनट वाले क्विक रिवीजन के धमाकेदार सेशन को आप सभी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और चैनल से जुड़ी सारी अपडेट को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।